नमस्कार छात्रों, 9th क्लास श्री राधाकृष्ण माध्यमिक विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पूर्व में हमने वर्ण प्रकरण के बारे में अध्ययन किया था और जिसमें हमने आपको क्या बताया था कि स्वर और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो वो सब आप जान चुके हैं कि स्वर संस्कृत में 13, व्यंजन 33 होते हैं। परिभाषा आपने जान ली थी। आज हम संधि प्रकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? संधि का अर्थ। संधि के अर्थ की यदि हम बात करें तो संधि का अर्थ क्या होता है? सामान्यतः संधि का अर्थ क्या होता है? सामान्यतः संधि का अर्थ क्या है? मेल या जोड़। यानी दो शब्दों से जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संधि कहलाती है। यानी जब एक से अधिक स्वर या व्यंजन जब एक से अधिक स्वर या व्यंजन अत्यधिक निकट होने के कारण मिलकर एक स्वरूप को धारण करते हैं, वो क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। और संधि युक्त जो पद क्या होता है? इसमें पद होते हैं, संधि युक्त पद होते हैं। तो संधि युक्त पदों में अब विच्छेद क्या हो जाएगा? विच्छेद क्या हो जाएगा कि संधि युक्त पदों में, कि दो या दो से अधिक संधि युक्त पदों में शब्दों को अलग अलग करके रखना क्या कहलाता है? विच्छेद। यानी शब्दों को अलग अलग रखना, शब्दों को अलग अलग रखना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। अब जैसे हिमालय शब्द है, संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? हिम प्लस आलय। क्या हो जाएगा? हिम प्लस आलय। अब हिम के में क्या स्थित है? ए जुड़ा हुआ है और बाद में क्या आया है? आ आया है। तो ये क्या हो गया? स्वर हो गया और ये भी क्या हो गया? स्वर हो गया। यानी दोनों क्या हो गए? स्वर हो गए। ठीक है, ये इसका अर्थ हो गया। संधि विच्छेद का अर्थ हो गया। अब इसकी यदि परिभाषा की बात करें तो परिभाषा मैंने आपको बता दी है। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? संधि कहलाती है। वो क्या है? संधि कही जाती है। ठीक है, तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे? हम संधि कहेंगे। संधि की यदि भेदों की बात करें तो क्या हो जाएगा? संधि के भेद क्या हो जाएंगे? संधि के भेद सामान्यतः ही लिखते हैं। सामान्यतः संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कितने भेद है संधि के? 3 भेद है। पहला हो जाएगा आपका स्वर या अर्थ संधि। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका व्यंजन या हल संधि और तीसरा हो जाएगा आपका विसर्ग संधि। ठीक है, क्या हो जाएगा? 3 आपके 3 भेद हो जाएंगे। स्वर या अर्थ संधि, व्यंजन या हल संधि और तीसरा है आपका विसर्ग संधि। तो हम पहले स्वर संधि के बारे में बात करते हैं। मूल संधि के बारे में, स्वर या अर्थ संधि।
स्वर आपको पता ही है कितने होते हैं, संस्कृत में स्वर होते हैं 13। लेकिन अब एक बात है कि स्वर को अच क्यों कहा जाता है, स्वर को अच क्यों कहा जाता है। पहले स्वर संधि की परिभाषा देखते हैं। जब दो या दो से अधिक, तो दूसरी देखते हैं सरल वाली। जब दो पदों के, दो पद कौन से, स्वर, मेल से जो विकार उत्पन्न हो, क्या कहलाता है, उसे स्वर संधि कहा जाता है। स्वर संधि या अच संधि कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो विच्छेद वाला पद है, इधर भी क्या होगा, स्वर होगा, और इधर भी क्या होगा, स्वर। यानी विच्छेद से पहले भी क्या हो, स्वर, और विच्छेद के बाद भी क्या हो, स्वर। दोनों मिलकर क्या करेंगे, एक नए स्वर का, एक पद का जो निर्माण होगा उसको क्या कहेंगे हम, स्वर संधि कहेंगे। ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि हम इसको अच संधि क्यों कहते हैं। अच संधि की यदि हम बात करें, इसको अच इसलिए कहा जाता है, माहेश्वर सूत्र के नाम तो आपने सुना ही होगा। पाणिनि के डमरू वादन पर पाणिनि ने जब तपस्या की तो भगवान शिव के डमरू वादन पर 14 सूत्र निकले। कितने होते हैं ये, 14 सूत्र होते हैं, जो इस प्रकार है। आई सुनो, री लिरिक, ए ओंग, आई औच, हयवरक, लण, यम गणनम, झबयं, गणधस, जबगरदस, खप छटत, चटतर, कपया, सर और हल। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, अंतिम वाले वर्णों को छोड़ते हुए वर्ण गिनने हैं। अंतिम वाले वर्णों को छोड़ते हुए क्या गिनना है हमको, वर्णों को गिनना है। जैसे हमने यहां से क्या लिया, ए, और यहां से क्या लिया, च। ठीक है, क्या हो गया, अच हो गया, क्या हो गया, अच हो गया। अब अच में अंतिम वाले वर्णों को छोड़कर क्या आ जाएगा, ए, ई, उ, इसको छोड़ देंगे, रे को, री, लिरी, ए, आई, ओ, औ। तो सारे क्या आ गए, स्वर आ गए आपको, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। उसके बाद यहां से है लेकर यहां के ले तक अंतिम वाले हलंत वाले वर्णों को छोड़ते हुए जितने भी वर्ण आएंगे वो सब क्या माने जाएंगे, आपके व्यंजन वर्ण माने जाएंगे। ठीक है, क्या माने जाएंगे, व्यंजन वर्ण माने जाएंगे। आगे यदि हम बात करें, ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अब इसके भेद की बात करते हैं। इस स्वर संधि के प्रमुख रूप से कितने भेद होते हैं, तो संस्कृत स्वर संधि के प्रमुख रूप से कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। पहले यदि बात करें, यण संधि, दूसरा है वृद्धि संधि, तीसरा है अयादि संधि, चौथा है
जोड़ संधि। पांचवा है दीर्घ संधि। छठा है पूर्व रूप संधि। सातवां है पररूप संधि। और आठवां क्या हो जाएगा आपका प्रकृति भाव। क्या हो जाएगा आपका आठवां हो जाएगा प्रकृति भाव। यानी ये क्या हो जाएंगे आपके संधियों के भाग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे संधियों के भाग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे संधियों के ये भाग हो जाएंगे। अब आगे हम अध्ययन करते हैं सबसे पहले भाग का। तो पहला भाग आता है आपका यण संधि। तो यण संधि की हम यदि परिभाषा की बात करें तो आपकी यण संधि की परिभाषा क्या होगी। सबसे पहले इसके सूत्र पे आते हैं एको यणसी। क्या हो जाएगा इसका सूत्र हो जाएगा एको यणसी। एको यणसी का मतलब है एक इत्यस्य स्थाने यण आदेश भवति। यानी एक के स्थान पर क्या हो जाता है यण। अब एक क्या है जैसे अयुण लिरिक आई औचक ये वाले वर्ण थे। इन वर्णों में यहां से क्या लिया ई और यहां से लिया के। क्या हो जाएगा एक का मतलब क्या इसमें कौन कौन से वर्ण है ई उ री और लिरी। इन चार वर्णों के स्थान पर यण एवं अय हयवरट हयवरट और यहाँ आ जाएगा लण। यहाँ से क्या लिया ये लिया और बाद में क्या लिया यण। ठीक है ये में क्या आ जाएगा ये वे और ले चार वर्ण आ रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। यानी ई के स्थान पर ये उ के स्थान पर वे री के स्थान पर वे और लिरी के स्थान पर क्या हो जाता है ले आदेश हो जाता है। दूसरे रूप में यदि हम परिभाषा बात करें ठीक है क्या हो जाएगा इनके स्थान पर क्या हो जाएगा यण आदेश होता है। परिभाषा इस प्रकार से बनाते हैं ई अथवा परिभाषा को हिंदू आप पॉइंट बना देता हूं उस पॉइंट के हिसाब से अपन परिभाषा बना सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा ई अथवा ई प्लस क्या अक्ष। अक्ष मतलब होता है असमान स्वर यानी कोई भी 13 में से कोई भी स्वर इनके स्थान पर क्या हो जाएगा यह मतलब ई अथवा ई के बाद असमान स्वर आने पर 13 स्वरों में से कोई भी स्वर आने पर इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा यह। दूसरी बात यण संधि में जितने भी उदाहरण आपके लिए आएंगे उन सभी उदाहरणों में क्या है य व रे और ले। इनसे पहले आधे वर्ण आपको देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको आधे वर्ण देखने को मिलेंगे। ठीक है अब क्या हो जाएगा इनके स्थान पर हो जाएगा जय आदेश। अब बात करते हैं जैसे उदाहरण की प्रत्युवाच। प्रत्युवाच आपका उदाहरण है। ठीक है अब यह से पहले आधा वर्ण क्या है से तो हम इसको क्या लिखेंगे पूरा लिखेंगे प्लस यदि क्या हो जाएगा जय पे क्या वर्ण युवाच जुड़ रहा है युवाच जुड़ रहा है वो। ठीक है अब यह जो वर्ण है ये वाले वर्ण पर यदि कोई स्वर आया है ये वाले वर्ण पर यदि कोई स्वर आया है तो उस स्वर को निकालकर कहां रख देंगे हम यहाँ। क्यों परिभाषा कह रही है कि ई अथवा ई के बाद क्या आने पर असमान स्वर आने पर तो यहाँ पर क्या लग जाएगा ई लग जाएगा प्रति प्लस ये में स्वर कौन सा है उ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वाच। क्या हो जाएगा वाच।
प्रति ई के बाद क्या आएगा ऊ यानी क्या हुआ, असमान स्वर हुआ। 13 स्वरों में से आपके लिए कोई सा भी स्वर आ सकता है। ये हो गया आपका, तो ई के स्थान पर क्या हो गया, ये हो गया, ये आपका कहाँ आ गया, ये आ गया। और उदाहरण देखते हैं। और उदाहरणों में जैसे यद्यपि उदाहरण है, यद्यपि आपको उदाहरण दिया हुआ है, और ये वाला जो वर्ण है देय, ये दो वर्णों से मिलकर बना है, एक तो द और य, ठीक है, दे और ये से मिलकर बना है दिया। तो यहां पर क्या आ जाएगा, तो आधा वर्ण क्या है, दे तो है ही आधा वर्ण, इसको हम पूरा लिखेंगे और इस पर क्या लगाएंगे ई, क्या लगाएंगे ई, यदि प्लस, अब ये वाले वर्ण में से क्या निकल जाएगा, ए निकल जाएगा, और क्या हो जाएगा अपी, यदि प्लस अपी। ऐसे ही अगला उदाहरण दध्यत्र, दध्यत्र उदाहरण दिया हुआ है, तो ये से पहले आधा वर्ण क्या है, ध है, क्या है ध, तो दधी प्लस ये में कौन सा वर्ण जुड़ा हुआ है, ये में पहले से ही, यानी ये बात ध्यान रखना, जितने भी व्यंजन वर्ण हैं आपके, वे सभी व्यंजन वर्ण स्वरों से मिलकर बने हैं। किससे मिलकर बने हैं, स्वरों से मिलकर बने हैं। तो यह में क्या जुड़ा हुआ है पहले से ही ए, तो यह में क्या निकल जाएगा ए, और बाद वाला वर्ण वैसे ही उतर जाएगा, दधी प्लस अत्र। जैसे प्रत्याह, प्रत्याह शब्द है, यह से पहले आधा वर्ण क्या है, ते है, पूरा लिख देंगे और उसमें मात्रा किससे लगा देंगे, ई अथवा ई की, प्रति प्लस ये में से क्या निकल जाएगा, आह, प्रति प्लस आह, ये हो जाएगा आपका प्रत्याह। इस प्रकार से आपके क्या है, ये के उदाहरण हो सकते हैं। दूसरे पॉइंट पे भी हम बात करें तो इसका दूसरा पॉइंट आता है आपका उ अथवा उ प्लस अच, यानी उ अथवा उ के बाद क्या आए, असमान स्वर आए, क्या आए, असमान स्वर आए, तो उ अथवा उ के स्थान पर क्या हो जाएगा, वह आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है, वह, ठीक है। अब उदाहरण देखते हैं इसका, मध्वरी, मध्वरी उदाहरण दिया हुआ है, वैसे पहले आधा वर्ण क्या है, ध है, इस वाले वर्ण को हम क्या लिखेंगे, पूर्ण लिखेंगे, प्लस स्वर संधि की परिभाषा क्या कहती है कि इधर भी स्वर हो और इधर भी स्वर हो, ठीक है। और जड़ संधि की परिभाषा कहती है यदि विच्छेद से पहले उ अथवा उ का आगम हो और विच्छेद के बाद क्या हो, असमान स्वर हो, यानी कोई सा भी स्वर हो, तो उ के स्थान पर क्या हो जाता है, वह आदेश हो जाता है। और वैसे पहले आधा वर्ण कौन सा है, ध है, उस वर्ण को पूर्ण लिखेंगे और मात्रा किसकी लगाएंगे, उ अथवा उ की, तो मधु प्लस वे में क्या जुड़ा हुआ है, पूर्ण पहले से ही, कोई भी व्यंजन वर्ण है बिना स्वर के क्या है, अधूरा है, तो वह में क्या जुड़ा हुआ है, ए, यहां पर क्या आ जाएगा, अरि, मधु प्लस अरि। अगला उदाहरण है साध्वीति, क्या उदाहरण है, साध्वीति। अब वैसे पहले आधा वर्ण भैदमत है, तो वही प्रक्रिया हो जाएगी, साधु प्लस, और वह पे किसकी मात्रा लगी हुई है, ई की मात्रा लगी हुई है, किसकी मात्रा लगी हुई है, ई की मात्रा लगी हुई है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ई क्या हो जाएगा, असमान स्वर हो जाएगा। ऊ के बाद असमान स्वर आने पर ऊ के स्थान पर क्या हो जाता है, वह आदेश हो जाता है, क्या हो जाता है, वह आदेश हो जाता है। ऐसे ही अगला उदाहरण देखते हैं। अगले उदाहरण में हम देखते हैं स्वागतम, क्या देखते हैं, स्वागतम। और स्वागतम में वैसे पहले आधा वर्ण क्या है, से है, तो से का क्या हो जाएगा, सु, भाई पूर्ण लिखना पड़ेगा, प्लस का से, वे में क्या जुड़ा हुआ है, आ जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, आगतम, सु प्लस आगतम। ऐसे ही गुर्वादेश, गुर्वादेश। अब यहां पर क्या है, ये रे है,
क्या है, रे है। तो ये जो मात्रा ऊपर लगी हुई होती है, यानी ऊपर जो मात्रा होगी वो तो होगी रे की, और नीचे मात्रा जो इस प्रकार की मात्रा होगी वो होगी आपकी ऋषि की। तो ये आधा रे है, इसको अपन क्या लिख देंगे, पूरा लिख देंगे, और किसकी मात्रा लगा देंगे, उ अथवा उ की। गुरु प्लस क्या बचा, वादेश, क्या बच रहा है, वादेश है बचा हुआ है। वह में क्या जुड़ा हुआ है, उसके बाद क्या है, आ, भाई आ की मात्रा है, इसलिए पर किसका हो जा, आगम हो जाएगा, आ का आगम हो जाएगा। तो गुरु प्लस आदेश, गुरुवः देश। ठीक है, इस प्रकार से हम जड़ संधि को समझ सकते हैं। बाकी के उदाहरण कल कराए जाएंगे आपके लिए। तब तक के लिए आप निरंतर वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।